often refer to things that we really like as out of this world. Food that is really yummy could be out of this world. But the picture that we are going to talk about today features a person whose achievements are literally out of this world. He spent almost 83 years on this planet, but we know him for the 8 days that he spent away from it. Along with his team, he went far away from the people of the world, but it was the success of their journey that united everybody in celebration. Hello Mind Warriors, this is Mind Wars Presents पिक्चर ऑफ द डे, जहां हम आपको बताएंगे एक आइकॉनिक फोटो के पीछे की हिस्ट्री, मज़ेदार ट्रिविया और ऐसे किस्से जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आपको इस पजल के पीसेस दिखाते जाएंगे, आपको गेस करना होगा कि ये कौन सा फोटोग्राफ है। सो वेलकम टू पिक्चर ऑफ द डे। Here is the first piece of the puzzle. One small step, but a giant leap for mankind. A small walk and these few words changed the history of mankind. September 1962 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अपनी एक फेमस स्पीच में डिक्लेयर किया था कि अमेरिका अगले 10 सालों में चांद पर पहुंचेगा। और इस स्पीच के 7 साल पूरे होने से पहले अपोलो 11 मिशन के कमांडर अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बने। Those few steps that he walked on the moon were televised world over. It was the moment that made people believe that anything was possible. मगर ये सब के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और कई सालों की तैयारी थी। और इस वोएज के दौरान कई ऐसे मौके थे जब लग रहा था कि ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। रशिया ने 1957 में स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट स्पेस में भेजकर अमेरिका के साथ जो स्पेस रेस शुरू की थी वो अब अपोलो 11 के मून मिशन के बाद खत्म हो चुकी थी। एंड द क्लियर विनर वाज अमेरिका। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ही दिन में एक हाउसहोल्ड नेम बन चुके थे और आज भी 50 साल बाद दुनिया उन्हें याद करती है, बिकॉज वॉट ही एंड हिज टीम अचीव वॉज ट्रूली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द नेक्स्ट पीस ऑफ द पजल। लेट 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो चुका था, मगर एक नई जंग धीरे धीरे शुरू हो रही थी। अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स, अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। खैर 1957 में जब रशिया ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा तो अमेरिका ने रियलाइज किया ये एक नई रेस है और वो इसमें पीछे रह गए हैं। The next year, America launched its own satellite, the Explorer 1। 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 2 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो मून पे पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट था। And soon they followed it up with the Vostok 1, which carried Yuri Gagarin around the Earth, making him the first person in the world to do so। प्रेसिडेंट कैनेडी ने दावा किया कि 1960s के खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर जाएगा और इसी गोल को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट अपोलो की शुरुआत हुई। As the Apollo rockets were launched over the years, each of them was a learning experience that gave NASA important information on how to get better. In 1975, there was an Apollo-Soyuz mission where 3 American astronauts docked at a Soviet space station, and when the American and Soviet commanders met and shook hands, it was called a handshake in space. And it was considered a symbolic end to the space race. अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपके सामने आएगा। नासा के स्पेस प्रोग्राम्स की वजह से कई प्रैक्टिकल फायदे हुए हैं। एक ऑब्वियस एडवांटेज जो हमें मिला है वो था डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स।
नासा में डेवलप किए गए गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम्स की मदद से पायलट्स के इनपुट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मदद से सारे कमांड्स एग्जीक्यूट किए जाने लगे। This digital fly-by-wire system is used in most cars today. Another technological advancement from that time was fluidic dampers, which were essentially advanced shock absorbers used in space shuttles. Today, the same technology is used to protect buildings and bridges from earthquakes. स्पेस सूट्स के मटेरियल को अडेप्ट करके स्पेस ब्लैंकेट्स या फर्स्ट एड ब्लैंकेट्स बनाए गए, जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ मेटलाइज शीट्स की मदद से अंदर गर्मी बनाए रखते हैं। These are especially useful when people go into hypothermia due to exposure to extreme cold and the body loses heat faster than it can produce. जैसा कि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और नासा की ज़रूरतों के लिए इन्वेंट हुई कई टेक्नोलॉजीज से आम लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। इट्स टाइम टू रिवील अनदर पीस ऑफ द पजल एंड हियर इट इज। Now let's come back to the man behind the mission. नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 में हुआ था और फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट से उनका फैसिनेशन 2 साल की उम्र में ही शुरू हो गया, जब उनके पिता उन्हें एक एयर रेस दिखाने ले गए थे। 5 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ फ्लाइट में भी बैठ चुके थे। काफ़ी फ्लाइट लेसन्स लेने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें अपना फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिल गया था, इवन बिफोर ही गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस। At the age of 17, he began studying aeronautical engineering at Purdue University under a scholarship plan that required him to serve in the US Navy for at least 1 year. ग्रेजुएशन के बाद वो एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर एक टेस्ट पायलट के तौर पे काम करने लगे और वहाँ उन्होंने हर तरह के एयरक्राफ्ट्स उड़ाए। 1958 में यूएस एयर फोर्स ने मैन इन स्पेस सूनेस्ट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया और आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसमें पार्टिसिपेट किया। The idea behind the program was to take capable pilots and train them to be astronauts. It was the 1967 Apollo 1 fire and the death of the 3 astronauts that was when 18 astronauts were called in for a meeting, and they were told that the pilots who would fly the first mission to the moon were in that very room, and Neil Armstrong was one of them. But the journey was not going to be easy. Time to see another part of the photograph. क्या आपको पता है अर्थ से मून तक जाने में कितना वक्त लगता है? अब मुझे लगा था कि मून रफली 3,60,000 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी वक्त लगता होगा, मगर आई वॉज सरप्राइज टू लर्न दैट इट टेक्स ओनली 3 days ऑन एवरेज। हॉलमार्क कार्ड्स ने 1994 दिसंबर में एक क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट बनाया था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम था और उनके 1 स्मॉल स्टेप की रिकॉर्डिंग भी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने हॉलमार्क पे केस कर दिया क्योंकि उनका नाम और उनकी आवाज़ बिना परमिशन के यूज़ की गई थी। ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया और सेटलमेंट में जो पैसे मिले वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने कॉलेज पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया। वी नो हु द फर्स्ट मैन ऑन द मून वॉज, बट डू यू नो व्हाट द फर्स्ट मील ईटन ऑन द मून वॉज? इट वॉज बेकन स्क्वेयर्स, पीचेस, sugar cookie cubes and coffee. Not really an out of the world menu, right? Now let's come to the suit that the astronauts wore on the mission. There were 3 companies competing to manufacture the spacesuits. 2 of them were experienced spacesuit manufacturers and the third was Playtex, a women's underwear manufacturer. And guess who won the contract in the end? Yes, it was Playtex. चलिए इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। As the mission was drawing closer, the preparations were in full swing. अब मून पर जाने का एम सिर्फ ये नहीं था कि वहाँ अमेरिका का झंडा गाड़कर वापस आ जाना। The idea was also to learn as much as possible about the rocks, soil and atmosphere, and this is why collecting samples was important.
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को दुनिया के अलग अलग टेरेन्स में ले जाया गया सो दैट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स. There were also a lot of simulations that helped the astronauts prepare for the takeoff, landing and docking. Especially takeoff के वक्त spacecraft में जो G-force यानी कि gravitational force generate होता है उससे handle कर पाना astronauts के लिए बहुत ज़रूरी होता है. Now with all the preparations in place, Neil Armstrong and his men were ready for the mission. अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा रिवील किया जाएगा. Neil Armstrong was quite focused on his mission. Just a few years ago, there had been a recent tragedy in his life. His 2-year-old daughter, Karen, had developed a tumor in her brain and she died. Armstrong was not exactly a very outgoing person who talked about his feelings openly. He would mostly keep to himself and was very introverted. उन्हें ज़्यादा अटेंशन भी पसंद नहीं था और शायद इसीलिए मून लैंडिंग के करीब 30 साल बाद उन्होंने एक ऑथर को अपनी बायोग्राफी लिखने की परमिशन दी. बट इट वॉज जस्ट अ परमिशन. He rarely contributed to the book and most of the details in the book are based on what his friends and associates had to say about him. As a child, he wanted to be an aircraft designer, but he thought that a designer could never become a good designer without knowing the operations of a plane. और इसीलिए उन्होंने पायलट बनने का डिसीजन लिया. और मजे की बात यह है कि उनके आसपास ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते थे. So here was a man who made it to the moon and became famous all over the world, and yet there was a world inside him that a very few people know about. ये है इस पजल का second last piece. अब मून पर लैंड करने से पहले स्पेसक्राफ्ट यानी कि कमांड मॉड्यूल का एक हिस्सा जिसे लूनार मॉड्यूल कहते हैं वो कमांड मॉड्यूल से इजेक्ट हुआ था और उसमें बैठकर तीनों क्रू मेंबर्स ने मून पर लैंड किया था. मगर जब लूनार मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया गया तो लूनार मॉड्यूल में एक्स्ट्रा थर्स्ट था जिसकी वजह से लूनार मॉड्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा थी और वो अपने मार्क से दूर लैंड होने वाला था. इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी, मून के एक स्मूथ स्पॉट पर लैंडिंग होने वाली थी और अब लूनार मॉड्यूल को लैंड करने के लिए एक और स्मूथ स्पॉट ढूंढना था. और तो और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फ्यूल खत्म हो रहा था और जब सिर्फ 30 सेकेंड का फ्यूल बचा था तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनार मॉड्यूल को एक सेफ स्पॉट पर लैंड किया. Despite all the hard work and considering all the scenarios, there was a possibility that the astronauts might not make it back to Earth. And for the same reason, a speech was prepared for President Nixon to read out. It started like this. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. Thankfully, the astronauts made it back and the letter never had to be read out. And now for the final piece of the puzzle. And here is the picture of the day. Neil Armstrong walking on the surface of the moon with the American flag in the background. As the lunar module landed and Armstrong stepped out on the ground, he said those famous words, "A small step for a man, but a giant leap for mankind." And all of this was captured and transmitted to millions of people glued to their TV sets. In fact, मून लैंडिंग का ब्रॉडकास्ट एक सुपर इवेंट था जो 31 घंटे तक चला था एंड इट एंडेड विद द 3-hour वॉक ऑन द मून बाय द 2 एस्ट्रोनॉट्स. उन 3 घंटों में इन 2 एस्ट्रोनॉट्स ने मून के सरफेस से 22 किलोग्राम मटेरियल कलेक्ट किया जिसमें 50 मून रॉक्स भी शामिल थे. इस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से बात भी की और ये सब कुछ एक स्पेशल ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया. This camera was specially built by the Westinghouse Corporation for a cost of $2.29 million.
इस कैमरा की खूबी ये थी कि छोटा होने के बावजूद इसमें एक नॉर्मल टीवी कैमरा की सारी कैपेबिलिटीज थी। When Neil Armstrong was asked how he felt about his footprints still there on the surface of the moon, he said, "I hope somebody goes up there and cleans them up." Even if his footprints were cleaned up from the surface of the moon, the achievement will live forever. That's all for the picture of the day. तो Mind Warriors, कैसा रहा आज का picture of the day? To think that something so amazing happened more than 50 years ago is mind-blowing, right? By the way, if you want your mind to be blown by many more amazing facts, Mindverse ऐप पर जाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और आइकॉनिक फोटो के साथ, राइट हियर ऑन Mindverse। सो देखते रहिए पिक्चर ऑफ द डे। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.